दोस्तों, जापान का एक शहर है ओकिनावा। इस शहर के बारे में अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दुनिया का सबसे हेल्दी शहर है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को आमतौर पे कोई बीमारी नहीं है। और यहाँ पर ऐसे लोगों की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है जिनकी उम्र 100 साल को पार कर चुकी है। और 100 साल की उम्र पार करने के बावजूद इन लोगों को ना तो कोई ऐसी भयंकर बीमारी होती है, और ये बुढ़ापे में भी वो सब काम कर पाते हैं जो हमारे यहाँ शायद जवान भी ना कर सके। इन लोगों के हेल्थ को लेके दोस्तों एक बुक पब्लिश की गई थी इकिगाई नाम से। इस इकिगाई बुक के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स से शेयर किए गए हैं जो कि बताते हैं कि ये लोग इतनी हेल्दी लाइफ किस तरह से जी पाते हैं, क्या क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं। इन्हीं सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको आप भी अपना सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं और बुढ़ापे में भी अपने आप को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बढ़िया से सीक्रेट के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने आप को ओकिनावा शहर के लोगों की तरह हेल्दी बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इकिगाई बुक में ओकिनावा के लोगों की हेल्थ और लॉन्गेटिविटी को लेकर बहुत सारे एस्पेक्ट्स की चर्चा की गई है, जैसे कि योगा, फिजिकल एक्टिविटी, उनका प्रोफेशन, कैसे वो काम करते हैं, कितना काम करते हैं और उनका ज़िंदगी जीने का नज़रिया क्या है या उनकी डाइट क्या है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ एक ही पहलू शेयर करने वाला हूं, और वो है ओकिनावा के लोगों की डाइट। वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितना खाते हैं, जिससे वो इतने हेल्दी रह पाते हैं और बुढ़ापे में भी जवानों की तरह काम कर पाते हैं। डाइट की बात करने से पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जो खाना आप खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पचता कैसे है। दोस्तों, हमारे खाने का जो डाइजेशन है वो हमारे पेट से नहीं, हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब कोई खाने का निवाला आप अपने मुंह में डालते हैं और उसको चबाना शुरू करते हैं तो वहाँ पर सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा यानी जो थूक जिसको हम लोग बोलते हैं। इस सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे खाने के अंदर मौजूद स्टार्च को डाइजेस्ट करने का, पचाने का काम करते हैं। तो यानी ऐसी जितनी भी चीज़ें जिनके अंदर स्टार्च पाया जाता है, जैसे कि आलू है या बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनका डाइजेशन हमारे मुंह में ही काफ़ी हद तक होने लगता है। खाने के इस डाइजेशन के बाद, पार्शियल डाइजेशन के बाद, चबने के बाद और थोड़ा नरम और गलने के बाद ये पहुंचता है हमारे खाने की नली से होता हुआ हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर जैसे ही हमारे खाना ये पहुंचता है तो वहाँ पर तीन चीज़ें रिलीज़ होती हैं। पहली चीज़ होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एक तरह का तेज़ाब। दूसरी चीज़ है पेप्सिन, जो कि होता है एक एंजाइम। और तीसरी चीज़ होती है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये हमारे खाने को गलाने का काम करता है। म्यूकस इस तेज़ाब से हमारे पेट को बचाने का काम करता है, वहाँ पे एक लेयर बना के। और पेप्सिन जो है ये हमारे खाने में मौजूद जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये तीनों चीज़ें जब हमारे पेट के अंदर आ जाती हैं और खाने में मिल जाती हैं तो उसके बाद हमारे स्टमक के अंदर एक एक्टिविटी शुरू होती है जिसको बोलते हैं चर्निंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कुछ इस तरह से होती है, मान लीजिए ये आपका स्टमक है तो इस तरह से आपका स्टमक काम करना और सिकुड़ना और फैलना शुरू कर देता है। इससे क्या होगा कि इस स्टमक के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जो तेज़ाब है, पेप्सिन है और खाना है, वो अच्छी तरह से आपस में मिल जाएगा। डाइजेशन में आपको आसानी होगी और जो खाना है वो गल के और ज़्यादा लिक्विड बन जाएगा। इस चर्निंग एक्टिविटी के बाद जो खाना है वो चला जाता है आपकी छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर आपके खाने के अंदर मिलती हैं तीन चीज़ें। पहली चीज़ होती है बाइल जूस, दूसरी चीज़ होती है पैनक्रियाटिक जूस जो कि आपके पैनक्रियास से निकलता है, और तीसरी चीज़ होती है इंटेस्टाइनल जूस जो कि आपकी आंतों से निकलता है। ये तीनों चीज़ें आपके खाने में जाके मिलती हैं छोटी आंत के अंदर और इसका फर्दर डाइजेशन करती हैं, खाने को पचाने का काम करती हैं। ये सभी चीज़ें मिलके आपके खाने के अंदर मौजूद जो चिकनाई, तेल, घी आपने खाया होता है वो पचाती हैं। जो प्रोटीन्स का कुछ पार्शियल डाइजेशन आपके पेट में हो गया था उसको कंप्लीट करने का काम करती हैं, और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी यहीं पर डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो आपकी छोटी आंत है उसके अंदर एक्टिविटी शुरू होती है, और इस एक्टिविटी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो इस तरह से होता है, मान लीजिए ये आपकी आंत है तो ये आंत आपकी यहाँ से पिचकेगी, यहाँ से फैलेगी। फिर खाना यानी जहाँ से आपकी पिचकी आंत वो खाना आगे चला गया तो फिर ये पिचकेगी। इस तरह से खाना आपका आगे बढ़ता रहता है, आपकी आंत खाने को आगे धकेलती रहती है इन मूवमेंट्स की मदद से। इस मोमेंट के होने के लिए आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना चाहिए।
अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसे जैसे आपके होते हैं, खाना आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे इसके अंदर से, खाने के अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर वहाँ से छोटी आंत से एब्जॉर्ब होने लगते हैं और फाइनली जो बचा कुचा पार्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो बड़ी आंत में चला जाता है और वहाँ से रेक्टम के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अब आप समझ गए कि ये पूरा जो प्रोसेस है आपका खाने का, डाइजेशन का, ये कैसे होता है। अब आइए जानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, च्यू योर फूड प्रॉपरली, यानी अपने खाने को अच्छी तरह से आप चबा चबा कर खाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो खाने का डाइजेशन है ये आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जो स्टार्च आपका खाने में है वो आपके मुंह में ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अच्छी तरह से अपने खाने को नहीं चबाएंगे तो आपके खाने में मौजूद जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपका स्टमक है इसके अंदर एक चर्निंग एक्टिविटी होती है, जिससे ये इस एसिड को जो आपके पेट में बनता है और जो एंजाइम्स बनते हैं उनको खाने के अंदर अच्छी तरीके से मिला देता है। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने खाने को अच्छे से चबाया नहीं है और खाने के बड़े बड़े पार्टिकल्स आपके स्टमक के अंदर चले गए। अब ये जो स्टमक है कितना भी चर्निंग एक्टिविटी कर ले, जितनी अच्छी तरीके से ये एसिड आपके खाने में मिलना चाहिए था, आपका खाना गलना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आप अच्छी तरीके से अपने खाने को चबाएंगे और फिर उसको अंदर एनगल्फ करेंगे तो उससे आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आना लाजमी है। ओकिनावा के जो लोग हैं दोस्तों, वो अपने खाने को बहुत ही सुकून के साथ खाते हैं, ऐसा इस बुक में बताया गया है। ओकिनावा के लोग करीब 1 घंटे का टाइम देते हैं अपने खाने को खाने के लिए, धीरे धीरे चबाते हैं और उसके बाद उसको निगलते हैं। वो इतना चबाते हैं अपने खाने को कि उनका खाना जो है मुंह में ही लिक्विड बन जाता है। आयुर्वेद में भी मानते हैं कि आपको अपने खाने को करीब 32 बार ज़रूर चबाना चाहिए। एक कहावत भी है, कहते हैं कि जो काम आपके दांत के करने का है वो आपकी आंतों को ना करना पड़े, तो आपका डाइजेशन हमेशा अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा अपने खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर और सुकून से बैठ कर खाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईट लेस फूड, यानी खाना कम खाएं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि खाना ज़्यादा खाने से हमें ज़्यादा ताकत मिलती है, हमारी सेहत जो है वो इम्प्रूव होती है। जबकि इकिगाई में बताया गया है कि ओकिनावा के जो लोग हैं वो कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाते हैं, वो हमेशा 75 से 80% ही अपनी कैपेसिटी का खाना खाते हैं। अगर आप अपने पेट को पूरा ऊपर तक भर लेंगे दोस्तों, तो आपके स्टमक के अंदर चर्निंग एक्टिविटी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अगर वहाँ पर जगह ही नहीं बची है तो आपका खाना अच्छी तरीके से एसिड में मिल ही नहीं पाएगा, और जब एसिड उसमें मिलेगा ही नहीं तो डाइजेशन भी इनकम्प्लीट होगा और आपका जो खाना है वो पचेगा नहीं, बल्कि पेट के अंदर सड़ने लगेगा और आपके अंदर एसिडिटी, गैस, अपच, खट्टी डकारे या मुंह से बदबू आना, इस तरह की शिकायतें होने लगेंगी। तो कभी भी अपने पेट को पूरा भर के आपको खाना नहीं खाना है, हमेशा 70 से 80% ऑफ योर कैपेसिटी ही आपको खाना खाना है। तीसरा पॉइंट है अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर फूड, यानी खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके खाने को पेट में हजम होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए वहाँ पर एक एसिड निकलता है जो कि खाने को गलाने का काम करता है। अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेंगे तो आपके पेट के अंदर जो एसिड बना है वो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, यानी उसकी जो तेज़ी है वो कम हो जाएगी और वो उतनी अच्छी तरीके से आपके खाने को गला और नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा। ओकिनावा के लोग भी कभी भी खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीते हैं। आयुर्वेद भी ये मानता है कि आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में खाना खाने के बाद एक अग्नि ज्वलन होती है, एक डाइजेस्टिव फायर पैदा होती है जो कि खाने को पचाती है। अगर आप खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेंगे तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये जो अग्नि है ये बुझ जाएगी और आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, इकिगाई बुक में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग सारी उम्र काम करते हैं, वहाँ पर रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर 60-65 साल में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे ओकिनावा के जो लोग हैं वो ऐसे काम करते हैं जिसमें कि उनको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़े। वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रहते हैं और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि वहाँ के लोग एक्टिविटी करते हैं सारा दिन, इसलिए हेल्दी रहते हैं। वो हेल्दी रहने के लिए एक्टिविटी नहीं करते हैं जैसे कि हम लोग हैं। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप हेल्दी बने रहें तो आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईट मोर फाइबर, यानी आपको फाइबर अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए।
दोस्तों फाइबर अमूमन वेजिटेबल सोर्सेज के अंदर ज़्यादा होता है, तो आपको अपने खाने में ऐसी चीज़ों को ही शामिल करना चाहिए और उनको होल खाना चाहिए, यानी पूरा खाना चाहिए। अगर आप किसी फ्रूट का या किसी वेजिटेबल का जूस निकाल लेते हैं तो आपने उसमें से वो फाइबर अलग कर दिया। जूस निकालने पे जो खूकस निकलता है, जो वेस्ट जिसको हम समझते हैं, बेसिकली यही फाइबर होता है और यही हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बजाय जूसेस लेने के, बजाय रिफाइंड चीज़ें लेने के, आप होल फूड्स को इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। ओकिनावा के लोग भी दोस्तों अपने खाने में ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स का ही इस्तेमाल करते हैं और प्रोसेस्ड फूड वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और इसी वजह से वो इतने ज़्यादा हेल्दी रह पाते हैं। दोस्तों ये 5 टिप्स जो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, ये ओकिनावा के लोगों की लाइफ का हिस्सा है। इसके लिए वो कोई अलग से एफर्ट्स नहीं करते हैं, कोई ट्रेनिंग उन्हें नहीं लेनी पड़ती है। उनके यहाँ ऐसा ही चलन है और वो इसी के आदी हैं। और हम भी अगर इन चीज़ों की आदत डाल लें, इनको अपने अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, तो हम भी उन लोगों की तरह हेल्दी रह सकते हैं। भले ही हम 100 साल ना जिएं, लेकिन जितना भी जिएं, 50, 60, 70, 80 जितनी भी हमारी उम्र लिखी है, उतनी उम्र हम अच्छे से और हेल्दी तरीके से काट लें। वो कहते हैं ना कि लाइफ शुड नॉट बी लॉन्ग, इट शुड बी लाइवली। दोस्तों इकिगाई बुक में ओकिनावा के लोगों की डाइट के अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स का जिक्र किया गया है और भी बहुत सारे सीक्रेट्स बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप आगे भी और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो कि आप ओकिनावा के लोगों की ज़िंदगी से ले सकते हैं अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में येस टाइप कीजिए। अगर मुझे अच्छे खासे लोगों की रेस्पॉन्स मिलती है तो मैं आगे भी इस तरह की और वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।